प्रतिभाशाली और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत महानुभाव। अभी हमारे मित्र राजीव पांडे जी आपको संबोधित करेंगे। राजीव जी अनुच्छेद 370 के बारे में आपको अपने विचार बताएंगे। इस अनुच्छेद पर वो कई सालों से उसका अध्ययन करते रहे हैं और उस पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में या अपनी सभाओं में अपने विचार व्यक्त करते रहे। राजीव पांडे जी सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और कई पुस्तकों के लेखक अनुवादक हैं। हाल ही में उन्होंने एक फिल्म का भी निर्माण किया है, मद्रास कैफे नाम से। अभी रिलीज नहीं हुई, रिलीज हो गई है तो आप उसे देख सकते हैं। अब मैं राजीव जी से कहूँगा कि वो अपने विचार रखें। आदरणीय मंच और सामने बैठे सभी प्रबुद्ध लोगों को नमन करते हुए मैं अपने विषय पर आऊंगा। और मेरा जो विषय है उसकी शुरुआत मैं वहीं से करूंगा जहां से आशुतोष भटनागर जी ने खत्म किया था। आशुतोष जी ने सही कहा कि जम्मू कश्मीर का निर्माण या भारत का निर्माण 1947 में नहीं हुआ, इसलिए जम्मू कश्मीर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो धारा 370 पर जितनी चर्चा होती है उससे ऐसा लगता है कि धारा 370 अगर नहीं होता तो जम्मू कश्मीर नहीं था या वो भारत का हिस्सा नहीं था, और धारा 370 है तो वो फाइनल है, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता या पीछे कुछ नहीं हो सकता। इस पर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है और मेरा जो उद्बोधन होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि धारा 370 जो वास्तविक रूप में है मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर 1947 से पहले एक देशी रियासत थी जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था, जैसा कि अन्य राजाओं के साथ का रिलेशनशिप ब्रिटिश डोमिनियन के साथ था। और 1947 में जब महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उस दिन के बाद से वो भारत में उन शर्तों पर विलय हुआ जो वही शर्तें दूसरे देशी रियासतों के साथ भी थी। उसके जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों में यह सब हुआ और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि और भी प्रदेशों के साथ जम्मू कश्मीर बराबरी के दौर में नहीं गुजर करके आज भी एक ये इश्यू बना हुआ है, और हम आगे क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर अन्य देशी रियासतों की तरह भारत का अभिन्न जो अंग है, लेकिन उसके बारे में जितनी भ्रांतियां हैं हम उसको खत्म कर सकते हैं। अभी 3-4 दिनों से बहुत जम्मू कश्मीर में उथल पुथल है। मैं दिन में करीब 4 से 5 अखबार पढ़ता हूं। हर अखबार में 1-2 आर्टिकल होते हैं जिसमें स्पेशली लिखा रहता है कि जम्मू कश्मीर हैज स्पेशल स्टेटस। मैं बार बार पढ़ने की कोशिश करता हूं धारा 370, भारत का संविधान और भी जितनी भी किताबें हैं जो जम्मू कश्मीर में संविधान बनाने के समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, कहीं किसी ने सोचा होगा कि यस हम किसी एक राज्य को एक स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन मुझे मिला नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो जगह ढूंढ लूं किताबों में और अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हैं जिसमें किसी ने कहा हो कि अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर को हम ज्यादा अधिकार देंगे और उसको एक स्पेशल स्टेटस मिलेगा। लेकिन लोग धड़ल्ले से लिखे जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ने 50s में, 40s में, 60s में उन्होंने इस तरीके का एक वातावरण निर्माण किया जिससे लोगों के दिमाग में लगने लगा कि जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा हासिल है। ये शुरुआत कैसे हुई? सही भटनागर जी ने जो कहा कि जम्मू कश्मीर का निर्माण नहीं हुआ, एक्चुअली 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वो भी एक एक्ट के तहत।
इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में संशोधन के बाद ब्रिटिश डोमिनियन का बंटवारा हुआ। जहां जहां ब्रिटिश शासन था उनका बंटवारा हुआ केवल, उसमें एक छोटा हिस्सा पाकिस्तान बना, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा हिंदुस्तान, भारत करके, हिंदुस्तान करके जो पहले था उसमें से पाकिस्तान एक छोटा सा हिस्सा काट कर रख दिया गया बाहर कि आज से यह पाकिस्तान कहलाएगा। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत केवल पाकिस्तान का जन्म हुआ, न जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ, न भारत का जन्म हुआ। और उसमें ब्रिटिश डोमिनियन के को छोड़ करके जितने भी देसी रियासत थे उनको यह अधिकार दिया गया, उनके राजाओं को यह अधिकार दिया गया कि आपके पास ऑप्शन है कि आप भारत में सम्मिलित हो या पाकिस्तान में सम्मिलित हो, लेकिन दो तीन चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। एक, जो ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी है वो होना चाहिए कि उस देश से आपकी सीमा मिलती होनी चाहिए। दूसरी बात कि आप प्रजा का भी ध्यान रखिए, तो राजा जो है उसमें प्रजा का ध्यान रखते हुए आप जिस भी भारत या पाकिस्तान जिसमें आप शामिल होंगे वो प्रदेश, वो रियासत उस राज्य की में विलीन कर जाएगा। और इसी तरह से महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसको उन्होंने साइन किया, और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, जो भी बात हुई कि 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो तीन बातों की चर्चा हर समय होती है कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन, यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सभी देशी रियासतों के लिए सेम था। और वो जो सर्कुलेशन हुआ था वो तब ब्रिटिश के गवर्नर जनरल ने सब राजाओं, देशी रियासतों की एक मीटिंग हुई थी जो 25 जुलाई 1947 को, उससे पहले 12 मई 1946 को वो सर्कुलेशन हुआ था। ऐसा नहीं था कि भारत सरकार ने एक स्पेशली एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया कि जम्मू कश्मीर चूंकि मान नहीं रहा है तो जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम बनाते हैं जिससे कि राजा हरि सिंह मान जाएंगे और साइन करेंगे। क्लियरली उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सब राजाओं के लिए बनाया था वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिया, और उसको साइन करने के बाद महाराजा हरि सिंह उसमें लीगल ऑथोरिटी थे, और केवल उनके पास यह अधिकार था यह साइन करने का कि किस भारत या पाकिस्तान में कहां जम्मू कश्मीर का विलय होना चाहिए। सेक्शन 6 जो है एक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्लियरली है दैट ऑल इंडियन स्टेट्स शैल बी डीम्ड टू हैव एक्सीडेड टू डोमिनियन इफ द गवर्नर जनरल हैज सिग्निफाइड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन executed by the ruler thereof, whereby the ruler on behalf of the state। ये जो कंडीशन है वो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के सिग्नेचर के साथ ही कंप्लीट हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब बात आती है कि जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया तो फिर इतनी सारी डिबेट क्यों हुई और क्या कारण है कि आज भी एक इशू बना हुआ है भारत पाकिस्तान के लिए। हमारे और आपके दिलों में भी बात चलती है कि जम्मू कश्मीर में कोई इशू है। एक्चुअली उसके कारण है, उसके हिस्टोरिकल रीजंस है कि जिस समय भारत आजाद हुआ तो दूसरे राज्यों में कोई लड़ाई नहीं चल रही थी। अब हैदराबाद में हुआ या बड़ौदा में हुआ तो वहां किसी दूसरे आक्रमणकारी राष्ट्र नहीं थे बीच में। तो यहां जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने काबिलाओं के थ्रू हमला किया और बहुत बड़ा एरिया, जो अभी भटनागर जी बता रहे थे, वो जो हमारा एरिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अनुसार से भारत में होना चाहिए था, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो आज हम कहते हैं उसमें चला गया। और उस समय जब भारत का संविधान बन रहा था उस पृष्ठभूमि में जब हमने एडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जब चल रहा था, उस परिस्थिति में उस वक्त वो पाकिस्तान के ऑक्युपेशन में था और हमें लगा कि ये जब तक हम वो जमीन वापस नहीं लेंगे तब तक उसको कंप्लीटली अपने में इंटीग्रेट करके और वहां का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आ पाएगा। इसलिए जब भारत का संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अभी फॉर द टाइम बीइंग एक इंटरिम मेजर्स क्रिएट करते हैं कि कैसे हम भारत का संविधान जब तक कि वो जमीन हम वापस ले लें, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुल्ली डेवलप्ड हो जाए, तब तक हम एक इंटरिम प्रोविजंस बनाएं। क्योंकि उस समय गलती या सही जो हुआ कि हमारी सरकार उस समय यूएनओ चली गई और उस समय यूएनओ का भी
एंगल था, आज यूएनओ का कोई एंगल नहीं है, लेकिन उस समय था क्योंकि हमारी सरकार ही वहां चली गई। जो 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आज भी हम कहते हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में था। बहुत सारा जमीन जो थी वो पाकिस्तान के कब्जे में थी। इस दो विषय की वजह से हमने कहा कि एक इंटरिम प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया जाए, जो बाद में चलकर के धारा अनुच्छेद 370 के रूप में भारत के संविधान में आया। तो यह जानने की जरूरत है कि पहली बात कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कोई डिफरेंस नहीं था, सब राजाओं ने सेम साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। जो भी रिलेशनशिप थी वो जम्मू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में डिटरमाइंड थी। तीसरी बात, चूंकि उस समय एक अनप्रेसिडेंट सिचुएशन था जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए एक इंटरिम प्रोविजंस की बात हुई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में 306A करके एक प्रोविजन रखा गया कि क्यों हम अभी रखते हैं, और उस पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है कि क्या कारण है कि हम ये इंटरिम प्रोविजंस रख रहे हैं, और इसको इंटरिम प्रोविजन ही कहा गया। बाद में चल करके वो 306A धारा 370 के रूप में हमारे संविधान में आया और जिसको हमने 1950 में अडॉप्ट किया। अभी बात होती है कि अगर आप भारत के संविधान में देखें तो 370 जो है वो पार्ट 21 में है, और उसके टॉप पे जो हेड नोट हम बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। अब ये तीन शब्द हैं वहां, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल। जो धारा 370 है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कहा गया कि ये टेम्पोररी है, इंटरिम प्रोविजंस है, और ट्रांजिशनल है, क्योंकि उस समय पूरा जम्मू कश्मीर हमारे कब्जे में नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको टेम्पोररी और ट्रांजिशनल बताया और इसको हेड नोट में रखा गया। उस समय 1950 में स्पेशल प्रोविजन वर्ड नहीं था, यह जानने की जरूरत है, क्योंकि जब आज हम भारत का संविधान देखते हैं और पढ़ते हैं कि अच्छा पार्ट 21 में तीन बातें हैं कि इस पार्ट 21 में जितनी भी धाराएं हैं उसमें टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस है, लेकिन हमको यह जानना पड़ेगा कि स्पेशल प्रोविजन किस चीज के लिए है। 1950 में धारा 370 संविधान में था और उस वक्त केवल दो शब्द थे, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल। स्पेशल प्रोविजन 1962 में 13th अमेंडमेंट हुआ जिसमें स्पेशल प्रोविजंस वर्ड को जोड़ा गया, यानी 1950 से लेकर के 1947 से लेकर के 1962 तक, या संविधान बनने के बाद 1950 से लेकर के 1962 तक स्पेशल प्रोविजन वर्ड नहीं था। तो ये जानना पड़ेगा हमको कि स्पेशल प्रोविजन वर्ड क्यों ऐड किया गया। आपको पता होगा कि बहुत सारा आंदोलन चल रहा था नॉर्थ ईस्ट में, और एक अमेंडमेंट हुआ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागा जो पीपल्स कन्वेंशन, उनके जो लीडर्स थे ना, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ और जिसमें बहुत सारे स्टेट्स को एक स्पेशल पावर दिया गया, और वो 370A to I तक है, जिसमें जम्मू कश्मीर का नाम नहीं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि स्पेशल वर्ड जो है, जिसको बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये स्पेशल प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में है, ये बिल्कुल नहीं है। वो जो स्पेशल वर्ड है जो उसके हेड नोट में लगा हुआ है, पार्ट 3 के पार्ट 21 के 370 से ऊपर, वो केवल 370 के लिए टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल वर्ड एप्लीकेबल है, स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। और इस वजह से जो भी लोग पढ़ते हैं उनको लगता है कि ये स्पेशल एक सेक्शन, एक आर्टिकल जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया है। ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं, और उस भ्रांति में हम 65 साल से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल अभी भी राइटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर इज हैविंग एन स्पेशल स्टेटस, जो हमें नहीं मिलता, जो हमें नहीं दिखता, क्योंकि 13th अमेंडमेंट से पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरी एक और बात है, आर्टिकल 370 में क्लियरली आर्टिकल 1 की सुपरमेसी है। भारत के संविधान में आर्टिकल 1 है जिसमें पूरे सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं कि भारत के संविधान में कौन कौन से राज्य हैं। 15वें नंबर पर जम्मू कश्मीर राज्य है, और आर्टिकल 1 में कोई भी स्पेशल बात नहीं है कि जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग से हो। जैसे गुजरात राज्य है, जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र राज्य है,
तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो स्पेशल प्रोविजंस की जो बात है, जो आर्टिकल 370 के हेड नोट में है, वो एकदम इंटरप्रिटेशन जो है कि स्पेशल प्रोविजन है, ये गलत है, और मेरे हिसाब से वो केवल इन टेम्पोररी और ट्रांजिशनल है। अगर आप आर्टिकल 370 की बिगनिंग शुरुआत देखें तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इंटरिम प्रोविजंस। इसके पीछे क्या कारण है? जब संविधान में एक एक शब्द का महत्व है, हमारे जो फाउंडर फादर्स हैं उन्होंने क्लियरली सोच के लिखा होगा, क्योंकि भारत के संविधान में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है। इंटरिम प्रोविजंस को अगर आपको समझना है कि क्यों इंटरिम प्रोविजन उन्होंने लिखा तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में जाना होगा, और उस डिबेट के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका महत्व था कि जब हम इस विषय को कंप्लीट करके, जब पूरा जम्मू कश्मीर हमारे पास आ जाएगा और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो इसको एडॉप्ट कर लेगी, या राजा हरि सिंह एडॉप्ट कर लेंगे, तब जाकर के ये इंटरिम प्रोविजंस हट जाएगा, ये टेम्पोररी प्रोविजन खत्म हो जाएगा और 370 खत्म हो जाएगा। पूरे भारत के पूरे संविधान में एकमात्र आर्टिकल है जिसको खत्म करने की विधि उसी आर्टिकल में निहित है। अदरवाइज हम जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 368 है, जो कहता है कि भारत के संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड किया जा सकता है। 368 में जब आपके पास पूर्ण बहुमत हो, कई चीजों के लिए 2/3 की जरूरत है, आप कोई भी हिस्सा अमेंड कर सकते हैं। ये प्रोविजंस होने के बावजूद हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि इस सेक्शन की जो उपयोगिता है वो कब तक है, और उन्होंने क्लियरली ये कहा कि जब इस सेक्शन की आर्टिकल की उपयोगिता खत्म हो जाएगी तो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है कि आर्टिकल 370 को वो एनल कर सकते हैं, वो उसको खत्म कर सकते हैं। हेड नोट में टेम्पोररी प्रोविजंस लिखा हुआ है, सेम आर्टिकल में ही उस आर्टिकल को खत्म करने की विधि दी गई हुई है कि हाउ टू अमेंड दिस आर्टिकल, हाउ टू इरेडिकेट दिस आर्टिकल, दैट सेम प्रोसीजर इज गिवन। क्योंकि उस समय जो हमारे फाउंडर फादर थे उनका मानना था कि यह मुश्किल से 2-3 साल का विषय है, जब ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर को बनेगी वो अपना संविधान बना करके इस आर्टिकल को खत्म करने के लिए रिकमेंडेशन देगी और यह आर्टिकल सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। यह अलग बात है कि ऐसा हुआ नहीं। 54 से लेकर 54 में जब उनके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस शुरू हुई, 56 में